Good morning everyone. Welcome to Ojaswat IAS Academy. So today we will discuss the MCQs of 4th July, and you can also join us on our Telegram channel where we upload all these PPTs and then you can do multiple revision of it. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover in today's MCQs. So here's the list is given, and please do take a pause when you see question on the screen. You have to answer it first and then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to United Nations Convention Against Torture. Statement first, it aims to prevent torture and acts of cruel, inhuman treatment or punishment around the world. Second, the convention has been signed and ratified by India. So the correct option here is A. That means statement second is incorrect. So ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है वो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है, और स्टेटमेंट सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया ने इसको साइन किया था 1997 में, बट अभी तक इसको रेटिफाइड नहीं किया है. तो 170 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड चाइना, उन्होंने इसको रेटिफाई किया, बट इंडिया ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है. और इस ट्रीटी को फॉर्मुलेट करने का एम यही है कि ये टॉर्चर को प्रिवेंट करे, कोई भी क्रूवल या इनह्यूमन एक्ट है उसको पनिशेबल बनाए. तो ये ट्रीटी जो है वो डिफाइन करती है टॉर्चर को एक क्रिमिनल ऑफेंस. सो जो इंडिया की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आपको ये बताना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो ये रिपीटेडली ये डिमांड करती है कि पुलिस रिफॉर्म्स हो और रेटिफिकेशन हो इस ट्रीटी का, क्योंकि अगर ये ट्रीटी रेटिफाइड नहीं होती है तो फिर वो टॉर्चर को क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करने में प्रॉब्लम होगी. और कंटेक्स्ट ये है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अभी फादर और सन दो थे, जयराज एंड बेनिक्स, इनकी पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो गई तमिलनाडु के अंदर. उसके बाद से डिमांड और भी ज़्यादा रेज हो गई है. तो आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रीटी रेटिफाइड नहीं है, इंडिया ने सिर्फ इसको साइन किया है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चाइना और पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई कर रखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विद रेफरेंस टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. स्टेटमेंट फर्स्ट, एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन stretches from the country's coast out to 200 nautical miles. Second, it confers full sovereignty of a country over the waters. So the correct option here is A. That means statement second is incorrect again. So exclusive economic zone एक सी जोन है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक इसको स्ट्रेच किया जाता है कंट्रीज की कोस्ट से, और ये चीज़ प्रिस्क्राइब की गई है 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के अंदर. तो ये जोन जितनी दूर तक होता है वहाँ पे स्टेट के पास स्पेशल राइट्स होते हैं कि उसको एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ कर सकता है, मैरीन रिसोर्स के लिए यूज़ कर सकता है. बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जोन नहीं है जो फुल सॉवरेनिटी देता हो एक कंट्री को ओवर वाटर. ये होता है टेरिटोरियल वाटर जो कि होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक. बाकी आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं. Now question number 3 is with reference to Attorney General for India. Statement first, Attorney General is appointed by the President of India and has a fixed tenure of 3 years. Second, he has the right of audience in all courts and right to vote in the proceeding of the Parliament. Now the correct option here is D. That means both the given statements are incorrect. So ये incorrect इसलिए हैं क्योंकि Attorney General of India जो कि एक चीफ लीगल एडवाइज़र माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एट सेंट्रल लेवल, वो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट के, बट वो जो ऑफिस होल्ड करता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पे करता है, ना कि कोई फिक्स टेन्योर होता है. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको वो ऑफिस बताने हैं जो आते हैं अंडर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है वो है आर्टिकल 76. एंड स्टेटमेंट सेकंड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ऑल्दो उसको राइट होता है सभी कोर्ट्स में ऑडियंस का या फिर वहाँ पे बैठने का, उसको राइट होता है पार्टिसिपेट करने का भी जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे, बट उसको कोई भी राइट नहीं होता वोटिंग का. तो ये एक ट्रैप हो सकता है, आपको इस पर ध्यान देना है.
सो रिसेंटली जो सीनियर एडवोकेट हैं के वेणुगोपाला, उनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now question number 4 is the first plasma bank of India has opened in which of the following metropolitan city of India? And the correct option here is A, that means in Delhi. तो ये जो प्लान है प्लाज्मा बैंक बनाने का, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, यानी पहली बार ऐसा इंडिया के अंदर हो रहा है। ये दिल्ली के अंदर किया जा रहा है और उसको सेटअप करने वाला है गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज। तो प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 से जो रिकवर हुए हैं उनकी एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जाएगा उनकी ब्लड से बाकी जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो उसके लिए एक पोटेंशियल थेरेपी मानी जाती है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये ब्लड बैंक की तरह ही काम करेगी, जहाँ पे प्लाज्मा जो होगा लोगों से जो रिकवर हो चुके हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा, उसके बाद में इस डिजीज से जो सफ़र कर रहा होगा उसको ये दे के यूज़ किया जाएगा उसको उससे रिकवर करवाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली न्यूज इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मीनिंग इंडिया एंड भूटान। सो मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं और ये 600 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जो कि भूटान के अंदर स्टार्ट किया जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन 50-50 रेशियो के अंदर होगा, जिसमें इंडियन सतलुज जल विद्युत निगम और भूटानीज ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन साथ में काम करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विद रेफरेंस टू शुगर केन। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप पॉज कीजिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि सभी जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें तो शुगर केन और शुगर बीट ये ऐसे मेन सोर्सेज हैं वर्ल्ड के अंदर जिससे शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है। इसके अंदर टोटल शुगर का प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड के अंदर 60% आता है सिर्फ शुगर केन से, और एशिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। इसके बाद में यूरोप आता है और ज़्यादातर जो शुगर है एशिया के अंदर वो आती है शुगर केन से, जबकि यूरोप के अंदर शुगर बीट से आती है। और जो कल्टीवेशन है शुगर केन का इंडिया के अंदर वो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है एज पर सोर्सेज। तो इसका मतलब ये होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको शुगर का नॉलेज नहीं था। अगर ये सही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई द गवर्नमेंट इज लाइकली टू स्पेंड मच लेस दिस फिस्कल? सो लोअर रेवेन्यू स्ट्रीम, सेकेंड द लोअर डेट लेवल्स, थर्ड एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी, बिकॉज स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। और ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि लोअरिंग डाउन रीजन नहीं है, डेट लेवल्स जो है वो सेंटर और स्टेट के ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो राइज करेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और जो लॉकडाउन था उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। तो जो डेट लेवल है वो राइज करेंगे, ना कि लोअर डाउन होंगे। सो अभी जो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो फिस्कल पॉलिसीज़ के ऊपर टाइट कंट्रोल करे, यानी कि कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन हो एक्सपेंडिचर का, उसके पीछे कारण यही है कि वो नहीं चाहती कि डेट लेवल इंक्रीज हो या फिर फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो। तो गवर्नमेंट के सामने डायलेमा ये है कि कैसे वो इकोनॉमी को रिकवर करें और कैसे बोरोविंग या फिर डेट लेवल को कम करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विद रेफरेंस टू जैनिज्म इन इंडिया। स्टेटमेंट फर्स्ट, जैन कैन बी फाउंड इन ऑल स्टेट्स एंड द यूटीज। सेकेंड, the government of India awarded the minority status to the Jain community in India in 2014. And the correct option is B, that means statement first is incorrect because लक्षद्वीप एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे जैन्स नहीं है, बाकी सब जगह हैं। तो जैनिज्म जैसे कि आप जानते हैं एक एंशिएंट रिलीजन है जिसकी रूट जो है वो फिलॉसफी पे बेस्ड है कि ये एक वे ऑफ लिबरेशन है, एक ऐसा पाथ है जो कि स्पिरिचुअल है, प्योरिटी और एनलाइटमेंट की तरफ लेके जाता है। नॉन वायलेंस पे उसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। और जैनिज्म जो है वो
गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है, बट उसको वो जैना से कम मानता है, यानी कि जैना को वो हाई प्रेफरेंस देते हैं, जबकि गॉड का एग्जिस्टेंस वो मानते हैं बट उससे नीचे मानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं किया। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। साथ में ये ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल और थ्योरी ऑफ कर्मा में भी बिलीव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, which of the following organization releases global education monitoring report? And the correct option is D, because this report is released by UNESCO. और इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जो विमेन और गर्ल्स हैं वो बहुत ही अंडर रिप्रेजेंट की जाती हैं स्कूल टेक्स्ट के अंदर। जहाँ पे भी उनको रिप्रेजेंट भी किया जाता है तो एक ट्रेडिशनल रोल दिया जाता है, लाइक हाउस होल्ड वर्क करते हुए या घर की केयर करते हुए, और जॉब के मामले में या इनफॉर्मल ऐसी जॉब्स होती हैं उसमें मेल्स को प्रेफर किया जाता है। तो यही इस रिपोर्ट ने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है इसको रिलीज करने का काम होता है यूनेस्को का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, गुयाना अ कंट्री इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट मीन्स साउथ अमेरिका। सो यहाँ पे मैप दिया गया है, ये है गुयाना। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इसको जो बॉर्डर करने वाली कंट्रीज हैं उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी वजह से इस मैप में बाकी कंट्रीज मेंशन नहीं की गई हैं। सो दैट्स ऑल इन आवर टुडेज एमसीक्यूज। होप यू गाइस आर लाइकिंग द लेक्चर। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और ये जो आपकी डिमांड पे हिंदी इंग्लिश में लेक्चर बना है कमेंट करके बताइए आप इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूपीपीएससी एग्जामिनेशन और उसकी टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। So stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.